हेलो नमस्कार एंड वेलकम एक बार फिर से। हेलो नमस्कार एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण जो कि 7 चरणों में पूरा हुआ था। हम इन चरणों में क्या क्या हुआ था वो तो देखेंगे ही, साथ में इन चरणों से पहले क्या वार्ता हुई थी, इन चरणों के बाद में क्या हुआ, कौन कौन से विभाग बने थे, कौन कौन किन किन व्यक्तियों ने एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट दे रखा है कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना अवश्यंभावी हो गया है। हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई, और बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान नहीं चला सकते। उपरोक्त वार्ता किसके बीच की है? देखिए ये एक वार्ता दे रखी है जिसमें ऐसा कह रहे हैं पत्र के माध्यम से। ये पत्र के माध्यम की वार्ता थी जिसमें जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, कौन थे? हीरालाल जी शास्त्री। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री थे राजस्थान के ये। इन्होंने एक पत्र लिखा था, किसको लिखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री थे भारत सरकार में, और रियासती विभाग के प्रमुख थे। जो रियासतों से संबंधित मामले थे वो यही देख रहे थे। जो भारत का जो एकीकरण हुआ है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है। तो उस समय तत्कालीन जो भी निर्णय लेने होते थे रियासतों के एकीकरण से संबंधित, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही लेते थे। उस समय जो राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी ये मांग थी कि सिरोही को भी राजस्थान में शामिल कर लिया जाए। जबकि सरदार पटेल का स्वयं का निजी विचार यह था कि जो सिरोही है उसको गुजरात में शामिल किया जाए। तो इसी से संबंधित हीरालाल शास्त्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखा था। उसी पत्र की ये वार्ता के ये अंश है कि हम चाहते हैं कि सिरोही का भी राजस्थान में विलय किया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, हीरालाल शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच की। अगला क्वेश्चन भी एक स्टेटमेंट दे रखा है कि हमें ये बताना है कि ये कथन दे रखा है, ये कथन किसका है? कथन क्या है कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों का यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समक्ष नहीं है निश्चित रूप से अपना अस्तित्व खो देगी। तो हमें यह बताना है कि यह कथन किसका है। देखिए जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत की जो देशी रियासतें थी, लगभग 500 से अधिक रियासतें थी। इन रियासतों के समक्ष 3 विकल्प थे, या तो ये भारत में शामिल हो जाए, या ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या ये स्वतंत्र रहे। तो राजस्थान के जो राजा महाराजा थे, राजस्थान, गुजरात और मालवा यानी कि जो आज का एमपी का वो जो राजस्थान से टच होने वाला जो क्षेत्र है वो वाला मालवा का जो पठार वाला क्षेत्र है वो। ठीक है, तो इन तीनों के जो राजा महाराजाओं थे, लगभग 22 से अधिक राजा महाराजाओं ने एक सभा में भाग लिया था। सभा किसने बुलाई थी? उदयपुर के जो महाराणा है, महाराणा कौन थे उस समय? महाराणा भोपाल सिंह। ये उदयपुर के महाराणा थे, इन्होंने एक सभा बुलाई थी। ये सभा कब बुलाई गई थी? इसकी एक डेट है 25 और 26 जून को 1946 को। ठीक है, उसी सभा से पहले जब जो इनविटेशन भेजा था, जो निमंत्रण भेजा था, उसमें ये पंक्तियां थी कि हमें एक यूनियन बनाने की जरूरत है और हम सब मिलकर एक यूनियन बनाए। तो राजा महाराजाओं की एक सभा बुलाई थी। सभा कहाँ हुई थी? उदयपुर में हुई थी। ये जो कथन है ये कब का है? ये 23 मई 1947 का कथन है। 23 मई 1947 को उन्होंने ये बात कही थी, और उसी के चलते एक सभा हुई थी। कब हुई थी? 25 और 26 जून 1946 को। ठीक है, ये कथन किसका है? महाराणा भोपाल सिंह जी का। महाराणा भोपाल सिंह जी कहाँ के राजा थे? उदयपुर के महाराजा थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रियासती सेनाओं के एकीकरण के समय सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। देखिए रियासती सेनाओं का मतलब ये है कि
राजस्थान में जैसे अलग अलग रियासतें हैं, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, तो इन सभी रियासतों की अपनी अपनी सेना थी। जो सेना उस समय तो राजा महाराजा के अधीन थी। जब एकीकरण हो रहा था तो वो सेना थी, उन सेनाओं को मिलके एक इकट्ठी सेना बनाई गई। जिस सेना का जो सर्वोच्च सेनापति था वो किसे बनाया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन है महाराणा मानसिंह, महाराणा भोपाल सिंह, के.एम. मुंशी और शार्दुल सिंह। ये शार्दुल सिंह जी बीकानेर के थे। के.एम. मुंशी जी ये अपने संविधान सभा के सदस्य भी रहे। महाराणा भोपाल सिंह जी ये उदयपुर के महाराजा थे और महाराणा मानसिंह जी थे ये जयपुर के महाराजा थे। ठीक है, तो ये जो रियासती सेनाओं का जो एकीकरण हुआ था उस समय जो सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति थे वो बनाए गए थे महाराणा मानसिंह। महाराणा मानसिंह ये जयपुर के शासक थे, इनको सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था तथा इन्हीं के अधीनस्थ एक उप सेनापति भी बनाया गया था, उप सेनापति। यानी कि ये तो एक सुप्रीम कमांडर हो गए, सर्वोच्च सेनापति हो गए। इन्हीं के अधीन बनाया गया था एक सेनापति थे। कहाँ के सेनापति थे? अपने बीकानेर के। बीकानेर के सेनापति थे। जब रियासत थी बीकानेर रियासत, तब उसके सेनापति थे कौन थे? जनरल जयदेव सिंह। जनरल जयदेव सिंह, इनको उप सेनापति बनाया गया था। ये किसके अधीन थे? महाराणा मानसिंह जी के अधीन थे। और सर्वोच्च सेनापति आज की तारीख में पूछा जाए कि भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो वो है राष्ट्रपति। ये राजस्थान की जो रियासती सेना थी, इन सब का जो एकीकरण हुआ उसके बाद 1 अप्रैल 1951, डेट याद रखिएगा आप, 1 अप्रैल 1951 को ये जो सेना थी इसको भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। और भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की आजादी के समय राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जहां सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे? देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो राजस्थान की 2 रियासतों में कौन कौन सी 2 रियासतें थी? एक तो थी भरतपुर, दूसरा था अलवर। ठीक है, इन दोनों रियासतों में दंगे भड़के हुए थे। ये दंगे सांप्रदायिक दंगे थे। सांप्रदायिक दंगे यानी कि 2 संप्रदायों के बीच में किसी बात को लेकर मुठभेड़ हो गई थी। संप्रदाय कौन कौन से थे उस समय? जो तत्कालीन उस समय जो जाट और मेवो में पाए जाते हैं, मतलब मेव जाति निवास करती है अलवर के आसपास के क्षेत्र में। एक मेव किसान आंदोलन भी हुआ था अलवर के आसपास। ठीक है, ये जाटों और मेवों के बीच में दंगे हो गए थे, सांप्रदायिक दंगे। इसी के चलते कब हुए थे ये दंगे? जब भारत आजाद हुआ था तब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सी, भरतपुर। अगर यहाँ पे भरतपुर या भरतपुर नहीं होता, अलवर होता तो भी अलवर सही आंसर था। 2 रियासतें हैं कौन कौन सी? अलवर और भरतपुर। इन दोनों रियासतों में भारत की आजादी के समय सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का एकीकरण पुस्तक के लेखक कौन थे? इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया भारत के पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जस्टिस फजल अली। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, इन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी। कौन सा? रियासती विभाग। जो रियासतों से संबंधित संपूर्ण निर्णय लेने थे, कोई विवाद है तो उसका समाधान निकलवाना था, ये सभी निर्णय रियासती विभाग ही करवाता था। इस रियासती विभाग में एक सचिव का पद था। ठीक है, सचिव का पद था। और इस रियासती विभाग के सचिव कौन थे? वो थे वीपी मेनन। वीपी मेनन आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस अधिकारी थे, केरल के रहने वाले थे। ठीक है, तो इन अगर सरदार पटेल जी के बाद में अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसी और अन्य का योगदान है तो वो वीपी मेनन जी का भारत के एकीकरण में। इन्हीं के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक थी द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में नाम है भारत का एकीकरण। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, वीपी मेनन। अगला क्वेश्चन आ ही गया है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। ये डेट आपको याद रखनी है, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। स्थापना किसने की थी? सरदार पटेल ने।
इसके सचिव कौन थे? इसके जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन साहब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण हुआ, उसमें जो 7वां चरण हुआ था उसमें निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ था? ये स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। राजस्थान संघ में अबू देलवाड़ा का विलय हुआ, राजस्थान संघ में अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ, एमपी के सिरोही क्षेत्र को राजस्थान संघ में मिलाया गया, एमपी के सुनील टपा क्षेत्र को राजस्थान संघ में मिलाया गया। ठीक है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमें ये देखना है कि राजस्थान का जो एकीकरण का जो 7वां चरण हुआ था उस समय, राजस्थान के एकीकरण का जो 7वां चरण हुआ था उस समय इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ था? राजस्थान का एकीकरण का जो 7वां चरण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। एक आयोग की स्थापना की गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण हुआ। इस 7वें चरण में क्या हुआ? 4 परिवर्तन हुए। आपको ये चारों परिवर्तन याद रखने, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बना है ये अगर वो चारों परिवर्तन आपको याद नहीं होते तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता है। देखिए, जो सबसे पहला परिवर्तन हुआ है कि अबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। एक और है, क्या है? सुनील टपा। ये कहाँ का क्षेत्र है? ये एमपी का। ये जो तीनों क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया। एक क्षेत्र मध्य प्रदेश को भी दिया गया था, एमपी को सिरोही क्षेत्र दिया। हमने एमपी से एक क्षेत्र लिया है, कौन सा क्षेत्र लिया है? सुनील टप्पा। और एमपी को एक क्षेत्र दिया है, कौन सा क्षेत्र दिया गया है? सिरोही क्षेत्र हमने एमपी को दिया। कौन से चरण में दिया था? ये राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में दिया गया था। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि जो सिरोही क्षेत्र है वो राजस्थान में मिलाया नहीं गया। सिरोही क्षेत्र राजस्थान में मिलाया नहीं गया, बल्कि सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया था। जो सुनील टप्पा है वो मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान के किस शासक का सर्वाधिक योगदान रहा था? राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान के किस शासक का सर्वाधिक योगदान रहा था? राजस्थान के एकीकरण के समय जो बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह जी थे, ठीक है, इनका सर्वाधिक योगदान रहा था। इन शार्दुल सिंह जी ने जो एक मतलब एक राशि को अनुदान के तौर पर दिया गया था इनके द्वारा। जो राशि उस समय की कितनी राशि थी? लगभग 4-5 करोड़ के आसपास। जो राशि उस समय 4-5 करोड़ के आसपास, मतलब आज की तो अरबों खरबों की राशि है। ये इन्होंने आर्थिक सहायता दी थी राजस्थान के एकीकरण हेतु। इनका सहयोग था राजस्थान के एकीकरण में। इन राजस्थान किस शासक का सहयोग था? तो वो महाराजा शार्दुल सिंह जी का सहयोग था। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने के शासक कौन थे? राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उस एकीकरण में एकीकरण से पहले राजस्थान में कितने 3 ठिकाने थे? 3 तो ठिकाने थे। और रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें। तो जो एकीकरण के समय इन रियासतों के राजा महाराजा कौन थे, इन ठिकानों के शासक कौन थे, इन सब के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। मैं इन तीनों ठिकानों के जो शासक हैं उन शासकों के बारे में आपको बता देता हूँ। 3 ठिकाने थे, कौन कौन से? एक तो था लावा, एक निमराना, तीसरा कुशलगढ़। ये तीनों ठिकाने हो गए राजस्थान के एकीकरण के पहले। जो लावा ठिकाने थे उनके जो शासक थे कौन थे? प्रदीप सिंह जी। जो निमराना ठिकाना था उसके जो शासक थे वो कौन थे? राव राजेंद्र सिंह जी। और जो कुशलगढ़ ठिकाना था उसके जो शासक थे वो थे राव हरेंद्र सिंह। ये आप इन शासकों के नाम याद रखते हैं तब उस समय ये 3 शासक है जो 3 ठिकानों के शासक थे, इन तीनों ठिकानों के शासकों के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राव हरेंद्र सिंह। ये कहाँ के ठिकानेदार थे? कुशलगढ़ के। जो राव राजेंद्र सिंह जी है ये नीमराणा के थे। राव प्रदीप सिंह है ये लावा के थे, लावा ठिकाने के थे। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने आजादी से पहले अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी? तो ये पूर्ण उत्तरदायी शासन यानी कि अपने जो राज्य की जो सत्ता थी वो जनता के हाथों में सौंप दी थी। जो राजा थे वो वहां के जो शासन की जो संपूर्ण भागदौड़ थी वो जनता के हाथों में सौंप दी थी। तो ये जो रियासत थी ये रियासत कौन सी थी? जो राजस्थान की जो शाहपुरा रियासत है, ठीक है, इस शाहपुरा रियासत ने, इसके शासक का नाम क्या था? इनके शासक का नाम था सूर्यवर्धन सिंह। इनके जो शासन का नाम था सूर्यदर्शन सिंह, सॉरी। इनके शासक का नाम सूर्यदर्शन सिंह था। इन्होंने जब देश आजाद हुआ था उससे पहले ही जो शासन की जो संपूर्ण भागदौड़ थी वो जनता के हाथों में सौंप दी थी। और इन्होंने जो प्रधानमंत्री बनाए थी उस कब कब सौंपी थी? ये बात थी 9 अगस्त को शासन तो जनता को सौंप दिया गया था। 9 अगस्त को शासन जनता को सौंप दिया। 14 अगस्त को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का। और इस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था गोकुल लाल आसाव को। हमने पीछे बात की है कि राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक सहयोग किस शासक का था? तो वो था महाराजा शार्दुल सिंह जी का। कहाँ के थे? ये बीकानेर के शासक थे, ठीक है। ये दूसरा नाम आपको और यह ध्यान रखना है कि सूर्यदर्शन सिंह जी, ये कहाँ के शासक थे? शाहपुरा रियासत के। इन्होंने जो अपने देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही अपनी रियासत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी थी, ठीक है। 9 अगस्त को इन्होंने जो अपने संपूर्ण शासन की बागडोर थी वो जनता को सौंप दी थी। और 14 अगस्त को वहां पे अंतिम सरकार का गठन हो गया था। जो जिस अंतरिम सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन बने थे? गोकुल लाल जी आसाव। ये रियासत कौन सी थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भी शाहपुरा रियासत थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक रियासत जीव राज की श्रेणी में नहीं थी? देखिए, कौन सी एक रियासत जीव राज की श्रेणी में नहीं थी? जीव राज, देखिए मैं बताता हूँ पहले जीव राज होता क्या है। जब मैंने आपको पहले बताया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, उस समय जो घोषणा हुई थी उसमें ये 3 बातें, 3 ऑप्शन थे रियासतों के समक्ष। या तो रियासत इंडिया में जा सकती है, या पाकिस्तान में जा सकती है, या वह स्वतंत्र रह सकती है, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्र रहने के लिए क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था? तो मतलब या तो उन रियासतों की जो वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। 1 करोड़ की वार्षिक आय होनी चाहिए। और वहां की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 10 लाख। ये जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था, क्या किया गया था? स्वतंत्र रहने के लिए यदि कोई रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है, अपना खुद का अस्तित्व रखना चाहती है, तो उसके क्या होनी चाहिए? या तो 1 करोड़, उसके पास 1 करोड़ की तो वार्षिक आय होनी चाहिए, और उसके पास 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया थे। तो जो इन दोनों बातों को पूरी करने वाली राजस्थान की कितनी रियासतें थी? राजस्थान की 4 रियासतें इन दोनों बातों को पूरा कर रही थी, जिनकी वार्षिक आय भी 1 करोड़ से ज्यादा थी और जनसंख्या भी 10 लाख से ज्यादा थी। तो जो रियासतें इन दोनों बातों को पूरा कर रही थी उनको जीव राज्य कहा, जीव रियासत या जीव राज्य, ठीक। तो जो राजस्थान की जो 4 रियासतें इस श्रेणी को पूरा कर रही थी वो चारों रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो था जयपुर, एक था जोधपुर, एक था बीकानेर, और एक उदयपुर। ये चारों रियासतें आपको याद रखनी है कि ये चारों रियासतें
जीव्यराज की श्रेणी में थी, जीव्यराज। ठीक है, वो जो कौन सी रियासत नहीं थी, तो कोटा रियासत में थी। कोटा राज्य अपने आप को स्वतंत्र नहीं रह सकती थी। अगला क्वेश्चन है कि मुनि मुनि जिन विजय सूरी समिति का संबंध किससे है? जो मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया था, उस समिति का गठन किस लिए किया गया था, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। जो आबू देलवाड़ा है, आबू देलवाड़ा का जो क्षेत्र है, उसको राजस्थान के विलय के संदर्भ में इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति में एक सदस्य थे इतिहासकार दशरथ जी शर्मा। जो इतिहासकार दशरथ शर्मा थे राजस्थान के इतिहास के, वो इस समिति के सदस्य थे, मुनि जिन विजय सूरी समिति। ठीक है, इस समिति का संदर्भ किससे है, तो आबू देलवाड़ा के राजस्थान में विलय से संबंधित यह समिति है। अगला क्वेश्चन है कि धारा सभा के सदस्य संख्या थी। अब आपको यहाँ पे धारा सभा क्या थी वो मैं बताता हूँ। ठीक है, धारा सभा ये थी जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, सातवें चरण से पहले एक अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का हिस्सा नहीं था सातवें चरण से पहले। तो अजमेर मेरवाड़ा में जो विधानसभा थी, उस विधानसभा का नाम था धारा सभा। जब 1 नवंबर 1956 स्वराज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। उस सिफारिशों में यह था कि जो राज्यों की जो 4 श्रेणियां बनी हुई, प्रारंभ में क्या था, राज्य 4 श्रेणी के थे, ए श्रेणी के, बी और सी और डी। ठीक है, जो राजस्थान थी वो ए श्रेणी का था, और जो अजमेर मेरवाड़ा है वो सी श्रेणी का था। ठीक है, तो इस सी श्रेणी के राज्य के जो सभा थी, विधानसभा थी, उनका नाम था धारा सभा। और इस के जो मुख्यमंत्री थे, वो आपसे पूछा जा सकता है कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। ये अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री थे। इस धारा सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? इसकी सदस्य संख्या थी 30 सदस्य की विधानसभा थी ये अजमेर मेरवाड़ा में। तो उस सभा का नाम था धारा सभा, और इसकी समाप्ति कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को। अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य था? सी श्रेणी का। अगला क्वेश्चन है कि ये आजादी के बाद का है कि राजाओं की जो प्रीवी पर्स है उसकी समाप्ति कब की गई थी? राजाओं की प्रीवी पर्स यानी कि जो रियासतों का एकीकरण हुआ था, उस समय राजाओं को कुछ सहूलियतें दी गई थी कि आपको ये वार्षिक पेंशन मिलेगी, आपको ये मतलब भत्ते मिलेंगे, ऐसी कुछ सुविधाएं थी। तो इसकी जो समाप्ति की गई थी वो कब की गई थी? इसकी समाप्ति संविधान में की गई थी। 26वां संविधान संशोधन हुआ था, तो हुआ था 1971 में। उस समय तत्कालीन जो पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। इनके द्वारा राजाओं की जो पीवी पर्स थी उसकी समाप्ति की गई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी, 26वां संविधान संशोधन द्वारा राजाओं के पीवी पर्स की समाप्ति की गई थी। कब हुआ था ये? 1971 में। अगला क्वेश्चन है कि एकीकरण के समय राजस्थान की एक रियासत के शासक जो 1977 में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे तथा वे अध्यक्ष थे, तभी 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा। देखिए, राजस्थान में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, ये लास्ट वाली बात, 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, अब जो 1977 में जो राजस्थान की विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? 1977 में जो विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? साथ ही वो एक रियासत के शासक भी थे। किस रियासत के शासक थे? देखिए, जो महाराजा लक्ष्मण सिंह थे, ये किस रियासत के शासक थे? ये थे डूंगरपुर के। ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, और इन्हीं के जो अध्यक्ष थे तभी 1977 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू लगा था राजस्थान में। इनके एक भाई भी थे जो नागेंद्र सिंह जी थे। क्या नाम था उनका? नागेंद्र सिंह। ये 2 बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। नागेंद्र सिंह जी, महाराजा नागेंद्र सिंह जी। और
शासक कौन थे उस समय 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा, तब विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? महाराजा लक्ष्मण सिंह। ये कहाँ के शासक थे? डूंगरपुर के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संधियों का अंत हुआ था। जो अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो भारत की रियासतों के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने जो संधियां की थी, उन संधियों का अंत कब हुआ था? जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था, कब आया था ये? 1947 में, 8 जुलाई को। 8 जुलाई 1947 को आया था। और इसी की एक धारा थी, ये इसमें आपको जो संविधान जो अधिनियम था वो अधिनियम नहीं दिया गया है, और धारा पूछी गई है कि किस धारा के तहत संधियों का अंत हुआ था। तो धारा संख्या 8 के तहत जो संधियां की गई थी अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, उन संधियों का अंत हुआ था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान के एकीकरण को जल्दी पूरा करने के लिए राजस्थान आंदोलन समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, एक समिति राजस्थान आंदोलन समिति थी। इस समिति ने क्या किया था? राजस्थान का जो एकीकरण था वो जल्दी पूरा करने की मांग की थी। ठीक है। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राम मनोहर जी लोहिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। इसका गठन इसलिए किया गया था कि नए राज्यों का निर्माण किया जाए, किस आधार पर किया जाए? भाषा के आधार पर किया जाए, क्षेत्र के आधार पर किया जाए, या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए? समिति ने जो अपने सुझाव दिए थे वो ये थे कि जो राज्यों की जो 4 श्रेणियां है, ए बी सी डी, क ख ग और घ, इन चारों श्रेणियों को समाप्त किया जाए और 2 श्रेणी रखी जाए। एक में तो राज्य रखे जाए और दूसरे में जो केंद्र शासित प्रदेश है। ये समिति की सिफारिश थी। ठीक है। इस समिति की सिफारिशों से राजस्थान में 1 नवंबर 1956 तो राजस्थान का जो 7वां चरण था वो हुआ, जिसमें जो अजमेर मेरवाड़ा था उसको राजस्थान में मिलाया गया और कुछ क्षेत्रों की अदला बदली भी हुई थी। ठीक है। इस समिति के सदस्य कितने थे? इस समिति के सदस्य थे 3। डॉक्टर फजल अली इस समिति के अध्यक्ष सदस्य थे, हरदीनाथ कुंजरू भी इस समिति के सदस्य थे, और के एम पंडिकर भी इस समिति के सदस्य थे। जो ए वी गोडगिल है वो इस समिति के सदस्य नहीं थे। ये नरहरि विष्णु दास गोडगिल थे। ये राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तब इन्होंने प्रथम चरण और द्वितीय चरण का उद्घाटन इनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एकीकरण के समय राजस्थान का वह कौन सा शासक है जिनके प्रधानमंत्री पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे थे? देखिए, जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस समय जो महात्मा गांधी की हत्या थी नाथूराम जी गोडसे द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी की हत्या किनके द्वारा की गई थी? नाथूराम गोडसे। तो जो उस समय जो महाराजा तेज सिंह थे, जो अलवर रियासत के थे, इनके और इनके जो प्रधानमंत्री थे, इन दोनों पर इस बात के आरोप लगे थे कि इन्होंने जो नाथूराम गोडसे हैं उनको शरण दी थी अपने राज्य में, और साथ ही जो अलवर में जो दंगे भड़काने का आरोप भी इनके ऊपर लगे थे। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तब इनकी जांच दिल्ली में चल रही थी, और ये इसी कारण जो राजस्थान का एकीकरण का जो प्रथम चरण हुआ था उसमें जो राज प्रमुख थे वो महाराणा तेज सिंह नहीं बने थे, जबकि अलवर रियासत बड़ी रियासत होने के कारण राज प्रमुख महाराजा तेज सिंह बनने चाहिए थे, जबकि उनकी जगह पे धौलपुर के महाराजा बने थे, महाराजा सुलेमान सिंह शायद। अगला क्वेश्चन है कि सत्यनारायण राव समिति ने जिलों के बीच विभागों के बंटवारे के सुझाव में से निम्न में से कौन सा एक गलत है? ठीक है। सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 2 सुझाव दिए थे। एक तो दिया गया था 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाए। ठीक है। दूसरा सुझाव ये था कि जो जिले हैं उन जिलों के बीच में विभागों का बंटवारा हो जाए, जिलों के बीच में विभागों का बंटवारा हो जाए, उसमें अलग अलग जिले को अलग अलग विभाग दिए गए थे। ठीक है। जैसे जो खनिज व कस्टम विभाग है उदयपुर को दिया गया था,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को दिया गया था। वन विभाग कोटा को दिया गया था। जो उच्च न्यायालय है दिया गया था जोधपुर को। राजधानी दी गई थी जयपुर को। शिक्षा विभाग दिया गया था बीकानेर को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को दिया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग है जो बीकानेर को दिया गया था। और एक और है राजस्व विभाग, ये दिया गया था अजमेर को। ठीक है, लेकिन जो कृषि विभाग है ये गंगानगर को नहीं दिया गया था, कृषि विभाग दिया गया था भरतपुर को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये है कि कृषि विभाग है जो भरतपुर को दिया गया था। यानी कि ये गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर है। ये बाकी ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि शंकरदेव राय समिति का गठन किया गया था। जो शंकरदेव राय समिति थी, इसका गठन किस लिए किया गया था? शंकरदेव राय समिति के देखिए सदस्य कितने थे, पहले सदस्य देख लेते हैं। ये 3 सदस्यीय समिति थी। इसके सदस्य थे प्रभुदयाल, R.K. सिद्धवा, और S.D. राव। इस समिति को मत्स्य संघ के भविष्य के बारे में सुझाव देने थे। जो मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण हुआ था, उसमें जो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, इस समिति को ये सुझाव देने थे कि मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया जाए या उत्तर प्रदेश में किया जाए। तो इस मत्स्य संघ में 2 जिले थे, जो भरतपुर और धौलपुर। इन दोनों की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के भी टच हो रही थी। तो इस समिति ने सुझाव ये दिया था कि जो मत्स्य संघ है उसको राजस्थान में मिलाया जाए। तो इसी समिति के सुझावों पर जो मत्स्य संघ है उसको राजस्थान में मिलाया गया, और जो राजस्थान का एकीकरण का जो अगला चरण है वो पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? इनके सुझावों पर कब मिलाया गया था? 15 मई 1949। किस हेतु इस समिति का गठन किया गया था? मत्स्य संघ के राजस्थान में विलय हेतु। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 के बाद राजस्थान में गठित प्रथम जिला कौन सा है? देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो गया था। अब ये पूछ रहे हैं कि 1 नवंबर 1956 को के बाद राजस्थान में नया जिला कौन सा बना था सबसे पहला? देखिए, जब 1 नवंबर 1956 की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। ठीक है, तो 27वां जिला बना वो बना धौलपुर। 28वां जिला बना था दौसा। 29वां 12। 30वां जिला बना राजसमंद। 31वां हनुमानगढ़। 32वां जिला करौली। 33वां जो जिला बना था वो बना था प्रतापगढ़। और अभी 2023 में 19 नए जिलों की घोषणा की गई। ठीक है, ये जो 1 नवंबर 1956 के बाद में जो जिलों का ये क्रम है जिले बनाने का, ये क्रम भी आपको याद रखना है कि पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना। इनके जो बनाने की तारीख है वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इनको तारीख के हिसाब से जमाने को भी दे सकते हैं। जैसे कि 3 जिलों का जोड़ा दे देंगे कि धौलपुर, दौसा, बारां। धौलपुर, दौसा, बारां में 12 को जो अपने जिला बनाने के क्रम में से व्यवस्थित करें। पहले कौन सा बना था? धौलपुर, दूसरे नंबर पे दौसा, तीसरे नंबर पे बारां, चौथे नंबर पर राजसमंद, 5वें नंबर पर हनुमानगढ़, छठे नंबर पे करौली और 7वें नंबर पे प्रतापगढ़। ये जिलों का क्रम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है धौलपुर। सबसे पहला जो 1 नवंबर 1956 के बाद कोई जिला बना है तो वो है धौलपुर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सदस्य जयपुर अजमेर राजधानी विवाद में गठित सत्यनारायण राव समिति की सदस्य नहीं थी? मैंने आपको पीछे बताया कि सत्यनारायण राव समिति का गठन किस लिए किया गया था। एक तो इसका इसलिए किया गया था कि राजस्थान, इसने सुझाव दिए थे कि राजस्थान दिवस मनाना है वो 30 मार्च को मनाना है। दूसरा, इस समिति ने विभागों का बंटवारा किया था। तो इस समिति को ये काम भी, मतलब इसके सामने 2 चुनौती थी।
या तो ये अजमेर को राजधानी बनाए या ये जयपुर को राजधानी बनाए। जो अजमेर था वो मत्स्य संघ का था, मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में हो गया था, तो अब या तो अजमेर को राजधानी रखे या जयपुर को राजधानी रखे। तो इस समिति ने सुझाव दिया था कि जो राजधानी है वो तो दी जाए जयपुर को। अजमेर को दिया जाए राजस्व विभाग। ठीक है, ये इस समिति ने सुझाव दिए थे। अब ये पूछ रहे हैं समिति में सदस्य कौन कौन नहीं थे। इस समिति में देखिए 3 सदस्यीय समिति थी। इस समिति के सदस्य थे एस.एन. राव, के गुप्ता और वी विश्वनाथ। ये तीनों इस समिति के सदस्य थे। एस.एन. राव मतलब सत्यनारायण राव इस समिति के अध्यक्ष थे, उनके नाम से इस समिति का नाम सत्यनारायण राव समिति रखा गया। इस समिति के सदस्य कौन नहीं थे? एस. शंकर इस समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि रियासती सीमाओं के कस्टम की समाप्ति की गई थी। देखिए रियासती सीमाओं के कस्टम क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये राजस्थान है, इस राजस्थान में ये उदयपुर है और ये जयपुर है, ये जोधपुर है। ठीक है, पहले क्या होता था, किसी सामान को यहाँ से निकालना है तो वो उसकी जो यहाँ पे टैक्स लगेगा, यहाँ पे टैक्स लगेगा, यहाँ पे टैक्स लगेगा। क्योंकि अब राजस्थान एक ही बन गया है पूरा, तो अब इनके जो बीच में जो टैक्स है उस टैक्स की समाप्ति करनी पड़ेगी। तो टैक्स की समाप्ति कब की गई थी? देखिए 30 मार्च को, 30 मार्च ये वो तिथि है जिस दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं, और इसी दिन राजस्थान का एकीकरण औपचारिक तौर पर समाप्त हो गया था। विधिवत एकीकरण के बाद जब सरदार पटेल ने इसकी घोषणा कर दी थी कि हाँ राजस्थान का एकीकरण विधिवत समाप्त हो गया है। उसके बाद भी हालांकि 2 चरण हुए थे, उसमें एक अजमेर मेरवाड़ा का था और एक वो अबू देलवाड़ा का था। इन दोनों को लेकर 2 चरण हुए थे। ठीक है, लेकिन जब 30 मार्च को घोषणा कर दी कि राजस्थान का एकीकरण लगभग समाप्त हो गया है, उसके बाद जो हीरालाल शास्त्री थे उनको राजस्थान के सीएम बनाया गया। सीएम या प्रधानमंत्री दोनों कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इनका एक मंत्रिमंडल बना। ठीक है, इस मंत्रिमंडल ने एक आदेश जारी किया था 7 अप्रैल 1949 को। इसी आदेश के माध्यम से ये जो कस्टम था, इस कस्टम की समाप्ति की गई थी। तो रियासती सीमाओं के कस्टम की समाप्ति कब की गई थी? ये की गई थी 7 अप्रैल 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का नाम सुझाया था। मत्स्य संघ का नाम सुझाया था के.एम. मुंशी जी द्वारा। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे और इन्हीं के द्वारा मत्स्य संघ का नाम सुझाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? पूर्व राजस्थान संघ थे, पूर्व राजस्थान संघ, उसका उनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे गोकुललाल अछावा। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के किस चरण का उद्घाटन किया गया था? राजस्थान के एकीकरण का। देखिए राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम उद्घाटन किया गया था वो मत्स्य संघ का एन विगोड के द्वारा। द्वितीय चरण का उद्घाटन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। जो तृतीय चरण था उसका उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और जो चौथा चरण था उसका उद्घाटन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ था। जो वृहद राजस्थान है उसका उद्घाटन हुआ था 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान में 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिलाई गई थी, उसी के कारण वृहद संघ का निर्माण हुआ था। और जो इसी 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 उपलक्ष्य में हम मनाते हैं कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। देखिए आगे मैंने दे रखा है कि ये राजस्थान का एकीकरण है, ये 7 चरण है। इन 7 चरण में किस चरण में क्या क्या हुआ था? जो प्रथम चरण था उसकी तिथि क्या थी? 18 मार्च 1948 को। और उसमें जो नाम था उसका क्या था? देखिए ये मैंने आगे दे रखा है कि राजस्थान के एकीकरण जो 7 चरण हुए थे उन 7 चरण में से किस चरण में क्या क्या हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण का जो प्रथम चरण हुआ था इनमें आपको याद ये रखना है कि उनका नाम क्या था, उसकी तिथि क्या थी, उसमें से क्या क्या परिवर्तन हुए थे, और उनका जो प्रधानमंत्री कौन थे, वो राज प्रमुख कौन थे। ठीक है, तो इनको प्रथम चरण की तिथि क्या थी? 18 मार्च
1948 को इसका नाम क्या था? मत्स्य संघ। इसमें शामिल कौन कौन थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना एक ठिकाना था। द्वितीय चरण की तिथि क्या थी? 25 मार्च 1948 को। नाम क्या था? राजस्थान संघ। शामिल क्या क्या हुआ? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा और किशनगढ़। किशनगढ़ 2 बार आ गया। ठीक है। तृतीय चरण में क्या हुआ था? कब हुआ था? पहले तो 18 अप्रैल 1948 को। नाम क्या हुआ था? संयुक्त राजस्थान। शामिल क्या हुआ? राजस्थान संघ था ये पूरा। इसमें क्या हुआ? उदयपुर रियासत मिल गई। चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949 को। नाम क्या था इसका? बृहद राजस्थान। इसमें 4 बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इस और प्लस एक लावा ठिकाना भी शामिल हुआ था। पांचवा चरण हुआ था 15 मई 1949 को। नाम क्या हुआ था इसका? संयुक्त बृहद राजस्थान। इसमें मत्स्य संघ और बृहद राजस्थान ये जो यहाँ तक का बना हुआ था ये, और मत्स्य संघ ये फर्स्ट वाला अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना, ठीक है, शामिल हुआ था। छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसमें वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सामने आया था। इसमें जो बृहत्तर राजस्थान था यहाँ तक का, इसमें क्या हुआ था? सिरोही मिलाया गया था अब देलवाड़ा को छोड़ के। अगला जो सातवां चरण हुआ था वो हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर 1 नवंबर 1956 को। राज्य राजस्थान नाम था, यहाँ पर भी राजस्थान था, यहाँ पर भी राजस्थान था। यह पुनर्गठन के बाद का था। क्या हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था राजस्थान में, प्लस अबू देलवाड़ा को मिलाया गया था सिरोही का, और उसको टप्पा क्षेत्र में लाया गया था। एक सिरोही क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दिया गया था। ये आगे इनके प्रधानमंत्री और राज्य प्रमुख और उनके क्या विशेष होता उनके बारे में भी दे। ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां चरण, ठीक है। तो प्रथम चरण थे उनमें मुख्यमंत्री कौन थे? शोभा लाल जी गुमावत। द्वितीय चरण में गोकुल लाल अछावा। तृतीय चरण में माणिकलाल जी वर्मा। चौथे, पांचवे, छठे तीनों चरण में हीरालाल जी शास्त्री मुख्यमंत्री थे, और जो सातवां चरण था उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। राज प्रमुख की बात करें तो जो प्रथम चरण था उसमें जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? उदयपाल सिंह जी सिंह। और द्वितीय चरण में राज प्रमुख महाराणा भीम सिंह जी, ये कोटा के थे। और तृतीय चरण में जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? महाराणा भोपाल सिंह जी, ये उदयपुर के थे। चौथे चरण में जो राज प्रमुख थे वो थे सवाई मान सिंह जी। और चौथे, पांचवे, छठे तीनों में सवाई मान सिंह जी थे। चौथे में मुख्यमंत्री कॉमन, राज प्रमुख कॉमन। पांचवे में मुख्यमंत्री कॉमन, राज प्रमुख कॉमन। छठे में मुख्यमंत्री कॉमन और राज प्रमुख कॉमन, तीनों में सेम सेम थे। यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि जो राज प्रमुख का पद था वो समाप्त कब हुआ था? ये जो सातवां चरण था 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया, और जो गुरमुख सिंह जी निहाल थे उनको राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख सिंह जी निहाल, ठीक है। यहाँ से पद की समाप्ति हो गई और एक नया पद बनाया गया राज्यपाल का। इनके विशेष विवरण की बात करें तो जो प्रथम चरण था उसका नाम, जो मत्स्य संघ था वो नाम दिया था के.एम. मुंशी जी द्वारा, और उनका उद्घाटन किया गया था एन.वी. गोडगिल द्वारा। जो द्वितीय चरण था उसका उद्घाटन भी एन.वी. गोडगिल द्वारा किया गया था। तृतीय चरण था उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। चौथे चरण का उद्घाटन सरदार पटेल द्वारा किया गया था, वल्लभ भाई पटेल का द्वारा। ये इन तीनों चरणों के बारे में याद रखना। अगला जो पांचवा चरण था वो शंकर देवराय समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। जो छठा चरण था उसमें क्या था? राज्यों को जो ख श्रेणी में, राजस्थान को ख श्रेणी का राज्य बनाया गया, और जो अजमेर मेरवाड़ा था वो कौन सी श्रेणी का था? सी श्रेणी का। तो छठा जो सातवां चरण था वो होता राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर। तो यहीं तक था ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।